Good morning, children. Today we'll study class 8 social study history chapter 1 how, when and where. हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि डेट्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और कौन सी डेट इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए और किस तरीके से पीरियडाइजेशन जो हुआ, किस तरीके से पीरियडाइजेशन किया जेम्स मिल ने हमारी जो हिस्ट्री थी उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया उन्होंने हमारे टाइम को। उन्होंने बोला जेम्स मिल ने कि इसको डिवाइड किया, उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया था, हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियनिटी की बेस पे उन्होंने डिवाइड किया। फिर लेकिन इसमें क्योंकि ये लिमिटेशन था, इनमें जो पीरियडाइजेशन थी इसमें प्रॉब्लम था जो जेम्स मिल ने किया था। कौन से ईयर में किया था? 1817 में किया था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने रिलीजियस के बेसिस पे हमें क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, पीरियडाइजेशन किया था। तो क्योंकि उन्होंने तो सबने कहा, हिस्टोरियंस जो कहा कि ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि उस समय क्या ऐसा नहीं है कि जो जब रूल्स चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं थे वहाँ पे, ऐसा तो नहीं हो सकता था। क्या जो दूसरे लोगों की लाइफ है, रिलीजन्स है, प्रैक्टिस है, क्या कोई मैटर नहीं रखती है? तो इसलिए इसको हमने कहा कि ये जो पीरियडाइजेशन किया जेम्स मिल ने वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस ने क्या किया कि हमारी मतलब हमें किस तरीके से क्लासिफाई किया, उन्होंने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को एशियन, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में। तो एशियन जो हम जिसमें प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी था, मेडिवल में ट्रांजैक्शन पीरियड था, नाइदर एशियन था नॉर मॉडर्न था। लेकिन मॉडर्न जो था हमारा, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे साइंस है, रीज़न है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, इस बेसिस पे उसको वो मॉडर्न कह रहे थे। लेकिन ये वाला जो क्लासिफिकेशन था वो भी हमारे हिस्टोरियंस को नहीं ठीक लगा। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जो वेस्टर्न ये जो है क्योंकि इस वक्त हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री था ही नहीं, डेमोक्रेटी नहीं थी वहाँ, लिबर्टी नहीं था वहाँ, इक्वालिटी भी नहीं था। तो किस बेसिस पे? ये तो पूरा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, तो इसलिए ये इंडिया के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है। तो इसलिए कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या कहा कि इस मॉडर्न पीरियड को उन्होंने एज अ कॉलोनियल पीरियड कहा था। ठीक है, ये लास्ट हमने देखा था, लास्ट वीडियो में कॉलोनियल पीरियड कहा था। तो उसके बाद अब ये कॉलोनियल होता क्या है ये अब हम इस वीडियो में देखेंगे। कॉलोनी मतलब क्या होता है? ब्रिटिश का इसमें सबसे पहले ऐसे समझिए कि किसी का जैसे कि बाहर से इंडिया से विदेश से लोग आ गए इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया आए कि ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया, और उन्होंने क्या किया, जितना भी हम कॉन्कर्ड कर लिया, उन्होंने जीत लिया। किसको? जो लोकल नवाब थे वहाँ के और राजा लोग थे उनको उन्होंने जीत लिया, है ना। तो वो वहाँ से यहाँ आए राज करने के लिए। वो लोग क्यों आए थे? ब्रिटिशर हमारे इंडिया में क्यों आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी हमारे यहाँ। क्यों आई थी? क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ क्या था, उन्हें मटेरियल मिला, रिसोर्सेज जो था, स्पाइसेस जो था वो उनको लेकर आया था कि यहाँ पर बहुत अच्छे स्पाइसेस हैं, तो वो उसको लेने के लिए आए थे। लेकिन और वो यहाँ पर राजा लोगों ने उनको इनवाइट किया कि हाँ ट्रेड अच्छा होगा, जो राजा महाराजा लोग थे तो हाँ की इनविटेशन भी, ट्रेड अच्छा हो जाएगा कम, है ना, हमारे यहाँ से ट्रेडिंग हो जाएगी अच्छी। लेकिन दूसरी कंट्री पर और क्या जो लोग आए और उन्होंने क्या किया, बाहर से आके दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लिया और अपनी कॉलोनी बना ली। तो जो उन्होंने और फिर उन्होंने क्या किया, जहाँ पर जिनको उन्होंने हराया और अपनी कॉलोनी बना लिया, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिकली बोलिए, पॉलिटिकली बोलिए, सब तरफ से उनको एक्सप्लॉइट करने लगे। कौन? ब्रिटिशर। जब हमारे यहाँ इंडिया पे आए, सबसे वो लोग ट्रेड के मकसद से आए थे, लेकिन ट्रेड के मकसद से आने के बाद उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोकल नवाब थे, राजा थे, उनको वो हरा के उन पे उन्होंने कब्जा कर लिया और अपनी कॉलोनी बना ली। तो इसे ही कहा जा रहा है कि कॉलोनियलिज्म, है ना, कॉलोनाइज, इस्टेब्लिश देयर रूल, और उन्होंने अपना शासन जमा लिया। दे स्टार्टेड
सब्जुगेटिंग द लोकल्स। वह सब्जुगेटिंग मतलब क्या बोल सकते हैं हम, उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या कर लिया, सब्जुगेटिंग करने लगे, मतलब उनको डराने लगे, धमकाने लगे। जो राजा महाराजा जो थे, नवाब थे वहाँ के उस समय के, उनको वो क्या करने लगे, सब्जुगेटिंग। ये देखिए वर्ड देख रहे हैं आपको यहाँ पर। तो उनको क्या करने लगे, वो डराने लगे, डराने धमकाने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और धीरे धीरे पहले तो अपना रूल इस्टेब्लिश किया, फिर वहाँ के लोगों को उन्होंने डराना धमकाना शुरू किया, और फिर उन्होंने पूरे अपना इकोनॉमिकली अपना सोसाइटी में उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश अपना कंट्रोल उन्होंने कर लिया वहाँ पे। अब इसके पास दे बॉट चेंजेस इन द वैल्यूज़ एंड टेस्ट कस्टम्स एंड प्रैक्टिस। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने डराया धमकाया, सब इकोनॉमिक कल्चर पे उन्होंने कब्जा किया। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो चेंजेस, किस में चेंजेस आ गए, हमारी वैल्यूज़ में, हमारे टेस्ट में, हमारे कस्टम में, और इवन हमारे जो प्रैक्टिसेस थे उसमें भी चेंजेस आने लगे। जैसे कि पहले हम धोती वगैरह पहना करते थे, तो उनका जब कल्चर आया तो हम चेंज हो गए, हम ना कोट पहनने लगे, टाई पहनने लगे, है ना। ये सब चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस आ गई जब उनका कल्चर हमारे यहाँ आया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे टेस्ट को, ये सब कस्टम्स को भी उन्होंने रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़। उन्होंने हमारे इनको वैल्यूज़ को, हमारे कस्टम्स को, हमारे प्रैक्टिसेस को भी उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वी कैन से इंडिया को भी, और इसमें इंडिया में भी चेंजेस आने लगे। वी कैन से दैट दे कॉलोनाइज इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दे कॉलोनाइज इंडिया, उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया। अब इसका एक हम यदि डेफिनेशन में बोले कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, द सब्जुगेटिंग आवर कंट्री बाय अनदर लीडिंग टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर चेंज। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कॉलोनाइजेशन। ये जो वर्ड दिया है यहाँ से, आप यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। ये देखिए, इसी को मैंने बनाया है, द सब्जुगेटिंग ऑफ आवर कंट्री बाय अनदर लीडिंग to the political, economical and social cultural changes, this process is known as colonization। जब कोई बाहर का आके हमारी कंट्री को कोई दूसरा, है ना, आके डराता है, धमकाता है, और हमारे जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, सोशल है और कल्चरल चेंजेस ले आता है, इसको हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। जिस तरीके से जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हमारे सब कुछ चीज़ों को हम पे कब्ज़ा कर लिया, हमें डराया धमकाया, और उसके बाद हम पे राज करने लगे वो। और हमारी सारी इकोनॉमिकल कंडीशन बोलिए, पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन अब वो सब लेकर चले गए हमारे देश से, तो हमारे कल्चर्स भी चेंज हो गए। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन क्या है, जब जैसे कि इसमें कहानी है, जैसे ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्यों आए थे, उन्होंने धीरे धीरे ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन ट्रेड करने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लोकल नवाब और राजा थे उनको क्या किया, उन्होंने कॉन्कर्ड कर दिया, हराया, और उन्होंने अपने रूल को इस्टेब्लिश कर लिया। दे स्टार्टेड सब्जुगेटिंग द लोकल्स। और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको वो डराने धमकाने लगे, और इसके वजह से क्या हो गया, इस्टेब्लिश पूरे इकोनॉमिक और सोसाइटी में उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया। और इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो हमारे सोशल है, वैल्यूज़ हैं, हमारे कस्टम हैं, हमारे प्रैक्टिसेस हैं, इस सब में भी चेंजेस आने लगा। तो कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं, द सब्जुगेटिंग ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री। एक कंट्री पर दूसरी कंट्री जब डराती है, धमकाती है, और लीडिंग टू, और उसके पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशल कल्चर्स को चेंजेस कर देती हैं, लीडिंग, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ से ही था। ठीक है, ये है आपका। You will however find that all classes and the groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the, इसको बुक का नाम Our Past क्यों है ये बता रहा आपको। ठीक है, Our Past in Plurals। ओके, क्योंकि सब कोई एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। अब देखिए, आपने समझ लिया कॉलोनाइजेशन क्या है। अब क्या होगा, हाउ डू वी नो, व्हाट रिसोर्सेज डू
what sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian economy? हम देख रहे हैं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि जब हिस्टोरियंस ने लिखा, जो ये कहानी लिखी हैं, ये सब सच है कि नहीं है, कैसे पता चला? या हिस्टोरियंस जो लिख रहे थे उनको कैसे पता चला कि मुझे ये लिखना है? उनको कहाँ से उनको फैक्ट्स कहाँ से मिले वो सब चीज़ें को? हाउ डू वी नो अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री? कैसे पता चलेगा हमको कि आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कल क्या किया था आपने, तो आप बता दोगे। आज से 1 साल पहले क्या किया, थोड़ा बहुत मेमोरी में होगा तो आप बता दोगे। आप बचपन में क्या करते थे तो आप बोलोगे मेरी मम्मी ने तो बताया था मुझे ऐसा होता है, तो आपकी मम्मी ने बताया था इसलिए आप बता दोगे, है ना। फिर उससे पहले कुछ हुआ होगा तो किसने बताया था? दादाजी ने बताया था। तो ऐसे करके हमें कहाँ से प्रूफ पता चलता है? जो लोग हमें बताते हैं। लेकिन और तो जो इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स कहाँ से हिस्टोरियंस यूज़ राइटिंग, कैसे उन्होंने लिखा 250 ईयर्स का रिकॉर्ड कैसे लिखा इंडियन हिस्ट्री में, तो उनको भी तो कहीं से एविडेंस मिले होंगे। एविडेंस के बेसिस पर ही हिस्ट्री लिखा जाता है। जो भी एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है, उसके बेसिस पे हम हिस्ट्री को लिखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, कैसे पता चला भाई उनको सभी रिकॉर्ड्स? तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड से, कहाँ से पता है? रिकॉर्ड से। देखिए, वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले कहाँ से चीज़ें मिली? ऑफिशियल रिकॉर्ड से चीज़ें मिली। कहाँ से मिली? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल रिकॉर्ड था उससे चीज़ें पता चली। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश ये सोचते थे कि जो लिखना है वो जो लिखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी इंस्ट्रक्शन, जो भी वो इंस्ट्रक्शन देते थे, जो भी वो प्लान करते थे, पॉलिसीज़ बनाते थे, डिसीज़न लेते थे, कोई एग्रीमेंट साइन करते थे और इन्वेस्टिगेशन करते थे, और उसको वो चाहते थे कि वो रिटर्न में हो, वर्बली कोई काम ना, ठीक है। वो चाहते थे कि हर काम जो है वो उसको रिटर्न वर्क में प्रॉपर वे में लिखा हुआ होना चाहिए। तो वो बिलीव करते थे कि एक्ट ऑफ राइटिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जितने भी उनके प्लान थे, पॉलिसीज़ थे, डिसीजंस लेते थे, एग्रीमेंट होते थे, इन्वेस्टिगेशन होता था, तो वो सारी चीज़ें रिटर्न में करवाते थे वो। वंस दिस वॉज डन, थिंग्स वुड प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। और जब एक बार वो लिख लेते थे तो उसको प्रॉपर वे से स्टडी किया जाता था और उसके बारे में बातचीत की जाती थी, डिबेटेड किया जाता था। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट। इसके कारण से क्या हुआ? मेमोज बने, मतलब ज्ञापन बनने लगा, जिसमें बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है। मेमोज ज्ञापन बोलते हैं हिंदी में। नोटिंग्स होने लगे, रिपोर्ट्स बनने लगी, है ना। और द ब्रिटिश, सेकेंड पैराग्राफ है, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। अब देखिए, एक तो उन्होंने अब लिखना शुरू किया, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, अब उसको प्रिजर्व करना भी तो ज़रूरी है, उसको संभाल के रखना है, ज़रूरी है। तब इन्होंने क्या किया? सो दे हैव टू सेट अप रिकॉर्ड रूम। अब उन्होंने क्या बनाना लिया? उसके बाद उसको अच्छे से रखने के लिए उन्होंने क्या बनाया? रिकॉर्ड रूम बना लिया। अटैच, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस है, तो यही उन्होंने साथ में एक रिकॉर्ड रूम भी बना लिया, ताकि यहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब यहाँ पे सुरक्षित रहें। तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम बना लिया। उन्होंने क्या बनाया? रिकॉर्ड रूम्स बना लिए। इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, द विलेज, जैसे कि विलेज में तहसीलदार ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट्स, द लो कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड्स रूम्स। हर जो तहसीलदार है उसका एक अलग रिकॉर्ड रूम है, कलेक्ट्रेट है उसका एक अलग रिकॉर्ड रूम है। तो सारे जितने इंपॉर्टेंट जगह थी वहाँ के सारे सबका एक एक अपना रिकॉर्ड रूम हुआ करता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक, जैसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये देखिए, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम वेयर ऑल्सो इस्टेब्लिश टू प्रिजर्व द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। आर्चीव्स वगैरह बनाए गए, म्यूजियम्स बनाए गए, ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उसमें प्रिजर्व किया जा सकते। आर्चीव आपको पता है क्या होता है? आर्चीव्स कि जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी, इसको संभाल के रखने के लिए वो आर्चीव्स जगह होती है, ठीक है, जिसमें वो रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल कर रखते हैं।
ओके। लेटर्स, थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। लेटर्स एंड मेमोज दैट move from one branch of the administration to the another in the early years of the 19th century can still be read in the archives। आज भी जो लेटर्स थे, मेमोज़ हैं, जो ज्ञापन दिया गया वो एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते थे, वो आज भी क्या है 19th सेंचुरी के आज भी आर्chives में मौजूद हैं। You can also study the notes and the reports that district official prepared or the instruction and directives that were sent by the officials। हम आज भी वहाँ जाके जो नोट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर करते थे और इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, और ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी ये सब काम हुए वो सब के रिकॉर्ड हमको आज भी देखने को मिल, ठीक है। तो आज भी हमको आर्चिव्स में मिल जाएगा। तो आर्चिव्स यदि आपसे पूछे कोई क्या बोल सकते हैं, तो आर्चिव क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, द प्लेस वेयर दिस रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड। ऐसी जगह जहाँ पे पूरे जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट हो बोलिए, फैमिली का, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन का, सब ऐसी वहाँ की जो भी रिकॉर्ड्स है वहाँ पे रहती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्चिव्स, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं। और फोर्थ पैराग्राफ देखिए। इन द अर्ली ईयर्स द 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट्स वीआर केयरफुली साइंड, कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट। अब ये जो बहुत 19th सेंचुरी में क्या था, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे वेयर, इसको ख़राब ना हो इसके लिए इसको कॉपीड किया जाता था सुंदर हैंडराइटिंग से, जो उसको क्या बोलते हैं? कैलीग्राफिस्ट। जो कैलीग्राफी जो करते हैं ना, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखी जाती है, कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट क्या होता है? दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जो खूब सुंदर लिखता है, स्टाइल से लिखता है, उसको कैलीग्राफिस्ट बोलते हैं, ठीक है। बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जब 19th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस आई, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वे आर प्रिंटेड एज अ प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिर बाद में, पहले तो कि किसी में कहीं और लिखा हुआ तो फट ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो उसको सुंदर सुंदर अलग अलग जगह लिखा गया दोबारा हैंडराइटिंग से, अच्छे से कैलीग्राफिस्ट ने उसको कॉपी किया। फिर बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दिस रिकॉर्ड्स को क्या किया? प्रिंटेड कराया गया, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के उसको प्रिंटिंग करा के रखा गया। और यहाँ पे आपको मैंने बोला है जो भी पिक्चर्स रहते हैं उसको भी थोड़ा स्टडी कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दिया हुआ, ये क्या है? नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s में आया था, ठीक है। इंडियन आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920। तो ये वहाँ का है। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट एंड द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चिव आर वेयर द बोथ लोकेटेड क्लोज टू वाइसरेगल पैलेस के पास। द लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दिस इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो ये देखिए, ये है, बता रहा है आपको, ठीक है। तो आपको पिक्चर आ जाएगी तो उसको आपको देख के बता सकते हैं। ये यहाँ पर रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट में जो लिखा गया वो भी देखिए, ये अभी तक है, तो ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सर्वे बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट था ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अच्छे से बुक्स को रीड कीजिए, एक एक पेज को।